स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडो एसी की वायरिंग के बारे में कि विंडो एसी की वायरिंग हम किस तरह सिंपल तरह से कर सकते हैं, कलर कोडिंग को किस तरह से पहचान सकते हैं। यहाँ तक कि हम पूरी तरह से बताने वाले हैं कि अगर आपको अलग अलग वायरिंग कंपोनेंट दे दिए जाए तो उसकी आप किस तरह से सिंपल तरह से वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम पेज में आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन सी वायर किस कलर की होती है, यहाँ तक कि कौन सा कैपेसिटर हमको लगाना है, कितने MFD का कैपेसिटर लगाना है। यहाँ तक कि आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कंप्रेसर किस जगह होता है, कंप्रेसर के साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर हम विंडो एसी को खोलें तो कौन सी चीज़ हमें कहाँ पर लगी हुई मिलेगी। यहाँ पर अगर वायरिंग की बात करेंगे तो वायरिंग में हमें जो कैपेसिटर जो है वो हमें मोटर के साथ में यानी कंप्रेसर के साथ में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम विंडो एसी की बात करें, अगर उसको खोल के देखेंगे तो कैपेसिटर हमारा PCB के साथ मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को समझना, तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे आज की हमारी इस वीडियो में कि हम किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हम वायरिंग कर सकते हैं विंडो एसी की। जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर आपको बता दिया था, हम बात कर रहे हैं विंडो एसी की वायरिंग के बारे में। तो विंडो एसी के कंपोनेंट क्या क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले होती है PCB, उसके बाद होता है हमारा ब्लोअर फैन जो कि हमारी ठंडी हवा फेंकता है। उसके बाद होती है मोटर, जिसके बाद होता है कंडेंसर फैन। अब मोटर में ये दो पंखे क्यों लगे होते हैं, मैं आपको बता दूं कि विंडो एसी के अंदर मोटर जो होती है वो एक ही होती है। विंडो एसी के अंदर मोटर एक होती है और उसकी शाफ्ट जो होती है वो दो जगह निकली होती है। जहाँ पर बाहर की अंदर की तरफ जो कि हमें कूलिंग इफेक्ट देती है, जो ग्रिल, वहाँ पर होता है ब्लोअर लगा हुआ जो कि हवा को फेंकता है। और दूसरी तरफ होता है कंडेंसर फैन जो कि कंडेंसर की गर्मी को बाहर फेंकता है। तो ये एक ही मोटर से हम दो काम ले लेते हैं विंडो एसी के अंदर, क्योंकि हमें जगह कम करके ही विंडो एसी को बनाया है, इसलिए दो मोटर की जगह हमने एक ही मोटर कर दी है। क्योंकि अगर हम स्प्लिट एसी की बात करते हैं तो उसके अंदर एक मोटर लगती है जो कि हमारी इंडोर के अंदर लगती है और दूसरी लगती है हमारे कंडेंसर में जो कि आउटडोर के अंदर लगती है। अब हमने दोनों को एक जगह कर दिया है, इसलिए हमने बड़ी स्प्लिट एसी को एक छोटी कंपोनेंट एसी के अंदर बना दिया है। तो इसको हम बोलते हैं विंडो एसी। विंडो एसी के अंदर हम एक ही मोटर का यूज़ करते हैं। विंडो एसी, विंडो एसी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरिंग की। तो इसके अंदर और क्या क्या होता है और मैं बता दूँ आपको। PCB, ब्लोअर फैन, मोटर, कंडेंसर फैन, उसके बाद होता है हमारा थर्मोस्टेट। ये सारा चीज़ें हमारी वायरिंग के अंदर आती हैं, ये वायरिंग के कंपोनेंट्स है। थर्मोस्टेट, OLP जिसको हम बोलते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसके बाद होता है हमारा रनिंग कैपेसिटर, इसको हम बोल सकते हैं RC, रनिंग कैपेसिटर RC। जिसके बाद होती है हमारी इसके बाद होता है हमारा कंप्रेसर, जिसकी मोटर का कनेक्शन वायरिंग हमने इस तरह से दे दी है। ये हमारा रनिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है हमारा कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब हम इसकी पूरी वायरिंग करने वाले हैं। अब वायरिंग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने हमारे फेस की। तो फेस हमारा किस तरह से चलने वाला है, फेस को मैं डेमिनेशन डिफाइंड करने वाला हूँ रेड से। तो सबसे पहले हमारा जो फेस होता है वो सिर्फ हमारा वो फेस हमारा ओनली PCB के अंदर आता है। तो वो फेस जो है हमारा PCB के अंदर आ जाता है। ये हो गया हमारा फेस। P को हमने बता दिया, फेस से फेस हमारा PCB के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अब इसको न्यूट्रल देने की। तो न्यूट्रल हम सबसे लास्ट में देंगे। सबसे पहले हाई की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट, पहला जो जब हम AC को 1 नंबर पर चलाते हैं तो 1 पर चलेगी लो पर। तो लो वाला पॉइंट 1 नंबर हो गया। अगर हम AC को 1 नंबर पर चलाएंगे तो वो लो स्पीड में चलेगी। जिसके बाद अगर हम 2 नंबर पर चलाएंगे तो वो मीडियम स्पीड पर चलेगी। उसके बाद अगर हम तीसरा यानी कि हाई स्पीड पर चलाएंगे तो वो तीसरे पे चलेगी। तो PCB से
हमारे 3 फेस निकल कर आते हैं जो कि मोटर पे जाते हैं, जो कि लो मीडियम और हाई पे जाते हैं। ये हमारा पीसीबी का कनेक्शन है। इसके बाद हमें इस मोटर में और कनेक्शन ओनली न्यूट्रल का देना है, बाकी पीसीबी से हमारा कनेक्शन ये आएगा। अब हमारा पीसीबी का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, जब अगर हम इसको न्यूट्रल दे देंगे तो हमारा ये फेज, हमारी जो मोटर है वो चालू हो जाएगी। लेकिन मोटर को चालू करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोस्टेट को। थर्मोस्टेट के बिना हम मोटर को चालू नहीं करते। अब हमने तीनों फेज दे दिया हमारे, लो मीडियम हाई को हमने मोटर को, जो कि हमारी मोटर होती है विंडो एसी के अंदर, उसको हमने तीनों फेज दे दिया। अब बात करते हैं इसको न्यूट्रल देने की, तो हम न्यूट्रल भी दे देते हैं। न्यूट्रल को हम देंगे ब्लू लाइन से। कलर कोडिंग हमेशा हमें याद रखनी होती है, इसलिए हम न्यूट्रल दे देंगे अपना ब्लू लाइन से। ये हम सबसे पहले देंगे ओवरलोड को, ओएलपी को। ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ये बहुत ही बेसिक तरीका है याद रखने का, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। इसके बाद हमारा न्यूट्रल निकलता है यहाँ से। अब हमने फेस तो दे दिया और न्यूट्रल भी देना होता है हमें, तो अब हम सीधा न्यूट्रल दे देंगे। अब अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो फेस हमारा यहाँ से जा रहा है, न्यूट्रल हमने यहाँ से दे दिया, तो हमारी मोटर जो है वो चालू हो जाएगी। अब हमारी मोटर का कनेक्शन जो है बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है इसको याद रखने के लिए, बस इतना ही हमारा कनेक्शन है मोटर का। अब उसके बाद अब बात आती है हमारी इसकी कंप्रेसर की। कंप्रेसर को अब हम किस तरह से वायरिंग देंगे, तो सबसे पहले ओवरलोड से होते हुए, ओवरलोड का मैंने आपको पहले ही बता देता, ओवरलोड हमारे कंप्रेसर के लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो ओवरलोड का कनेक्शन हम इस तरह से दे देंगे कि जाएगा सीधा कॉमन पर। ओवरलोड को हमने सीधा कॉमन पे दे दिया। अब क्या होगा, मान लो अगर कंप्रेसर पे कोई दिक्कत आती है तो ओवरलोड जो है उसके पॉइंट जो है वो हट जाएंगे। हटने से क्या होगा, यहाँ से जो न्यूट्रल है वो आगे जाएगा नहीं, और ऊपर से फेस आ रहा है तो मोटर कभी चालू नहीं होगी। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को चालू करने के लिए, ऑन करने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए होते हैं। अगर दोनों में से भी एक ब्रेक होता है तो हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चालू नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा जो कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर की जो मोटर है उसको हमने न्यूट्रल तो दे दिया। अब बात करते हैं फेस की, तो फेस किस तरह से आएगा। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा 4 नंबर है, 4 नंबर पॉइंट हमारा खाली है, तो 4 नंबर को हम इस थर्मोस्टेट पे दे देंगे। ये ओवरलूप करके मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हम किसी भी कनेक्शन को आपस में तोड़ के नहीं देते, यानी कि आपस में मिलाकर नहीं देते, क्योंकि इसमें पीवीसी चढ़ी होती है। पीवीसी के चढ़ने से जो कि तार जो होती है वो आपस में टच नहीं होती। इस चीज़ को हमें काफ़ी अच्छी तरह से याद रखना पड़ता है। ये हमारा फेस आ गया थर्मोस्टेट को। अब थर्मोस्टेट क्या काम करता है, थर्मोस्टेट काम करता है हमारे जो ये हमारा जो कंप्रेसर है उसको ऑन ऑफ करने का काम करता है थर्मोस्टेट। मान लो अगर मान लो अगर यहाँ पर हमारे कमरे के अंदर कूलिंग ज़्यादा हो गई, ये यहाँ से कूलिंग फेंक रहा है, तो कूलिंग अगर ज़्यादा हो गई तो थर्मोस्टेट का काम क्या है, थर्मोस्टेट कूलिंग को सेंस कर लेता है। सेंस करने के बाद वो सीधा थर्मोस्टेट जो है हमारे कंप्रेसर को ऑफ़ कर देता है। वो उसको सेंस करने के बाद जो है कंप्रेसर को ऑफ़ करने का काम करता है थर्मोस्टेट। अब यहाँ पर हम कनेक्शन दे देंगे थर्मोस्टेट से। ये सबसे पहले कैपेसिटर का हम कनेक्शन निकालेंगे।
ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है। रनिंग कैपेसिटर काम क्या करता है, वो मोटर जब तक काम करती रहेगी तब तक हमारा रनिंग कैपेसिटर भी काम करता रहेगा। ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है। अगर हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता तो वो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वो मोटर को एक बार स्ट्रोक देता है, जिसके बाद वो ऑफ हो जाता है। ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है। तो रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दिए थे। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वहाँ से भी जाके सीख सकते हैं कि रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर में क्या क्या फ़र्क होता है और ये किस तरह से होते हैं। तो ये थी हमारी वायरिंग। अब इसको समझते हैं कि किस तरह से काम करेगी। तो सबसे पहले हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करने के बाद हमारा फेस गया। फेस हमारा यहाँ से होता हुआ मीडियम पहले टर्मिनल से होता हुआ यहाँ से फेस गया और यहाँ पर हमारी मोटर को फेस चला गया। अब मोटर को फेस चला गया तो जैसे हम स्विच करेंगे तो न्यूट्रल भी हमारा जाएगा। तो न्यूट्रल और फेस दोनों चले गए, हमारी मोटर ऑन हो गई। ये मोटर ऑन हो गई। मोटर ऑन हो जाने के बाद तो हमारा जो है यहाँ से भी हमें जो कि फेस मिल रहा है, यहाँ से हमारा थर्मोस्टेट से फेस चला गया और यहाँ से ओवरलोड से होता हुआ हमारी मोटर को फेस जा रहा है। मोटर को न्यूट्रल जा रहा है, यहाँ से न्यूट्रल गया और यहाँ से फेस गया, तो हमारी मोटर जो है वर्क करना शुरू कर देगी। ये भी मैंने आपको बता दिया था हमारी वीडियो में कि कंप्रेसर के टर्मिनल को किस तरह से फाइंड करते हैं, RCS को किस तरह से फाइंड करते हैं और किस तरह से वहाँ पर तार लगाने होता है और कहाँ पर हमको जो है कैपेसिटर लगाना होता है। तो ये अब मैं इनका नाम लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर इसको इसलिए कहते हैं, अगर मान लो कंप्रेसर पर लोड पड़ता है तो ये ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाने की वजह से ये कंप्रेसर को न्यूट्रल नहीं देगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, जिसकी वजह से हमें जो कंप्रेसर को खतरा होने वाला होता है वो खतरा होने से बच जाता है। ओवरलोड प्रोटेक्टर ये हो गई हमारी कंप्रेसर मोटर, कंप्रेसर मोटर, रनिंग कैपेसिटर, थर्मोस्टेट और ये हो गई हमारी PCB। ब्लोअर फैन, मोटर और एक कंडेंसर फैन। ये था हमारा विंडो एसी की वायरिंग। तो बहुत ही आसान है वायरिंग करना और इसको सीखना भी बहुत आसान है। बस काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अब जो जिस तरह से हमने यहाँ पर सीखा तो अब हमें कैपेसिटर विंडो एसी के अंदर कहाँ देखने के लिए मिलेगा ये मैं आपको बता दूँ। विंडो एसी के अंदर कैपेसिटर जो है हमारा वो PCB के साथ देखने के लिए मिलेगा। विंडो एसी का जो आगे का ग्रिल होता है अगर हम उसको खोलेंगे और PCB की साइड खोलेंगे, PCB की ट्रे को बाहर खींचेंगे तो हमारा कैपेसिटर जो है हमें PCB के साथ में रखा हुआ मिलेगा, जो कि हमारा कंप्रेसर के साथ नहीं होता। लेकिन जब हम वायरिंग करते हैं तो हम कैपेसिटर को मोटर के साथ में लगाते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है वो हमारा कंप्रेसर की बॉडी से चिपका हुआ मिलेगा, क्योंकि ये हीट पर काम करता है। अगर कंप्रेसर पर ज़्यादा हीट पड़ती है तो इसकी बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो खुल जाती है। खुल जाने की वजह से ये क्लोज सर्किट जो है वो ओपन सर्किट हो जाता है। अब उसके बाद अगर बात करें हम मोटर की, ब्लोअर फैन की, कंडेंसर फैन की, तो कूलिंग कॉइल होती है, बीच में ब्लोअर आता है, उसके बाद हमारी मोटर आती है, फिर ब्लोअर कंडेंसर फैन आता है, उसके बाद आता है हमारा कंडेंसर। तो जो हमारा ये मोटर जो है जिसमें ब्लोअर भी चल रहा है साथ में जिस मोटर से, और कंडेंसर फैन भी चल रहा है, ये मोटर हमारी बीच में लगी हुई होती है एसी के जस्ट बीच में। उसके बाद एसी के पीछे की तरफ हमारा कंप्रेसर होता है, जो कि लंबा सा करीब इतना मोटा कंप्रेसर खड़ा होता है। ये मैं विंडो एसी की बात कर रहा हूँ। ये 1 टन 1.5 टन जितने भी टन की एसी होती है उन सभी के अंदर हमें ये वायरिंग देखने के लिए मिलती है। तो ये सबसे सिंपल तरीका है वायरिंग सीखने का। वायरिंग को हम इस तरह से सीख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें फेस बनाना है, उसके बाद PCB बनानी है। PCB के 3 टर्मिनल हाई, मीडियम, लो को हम फेस दे देंगे। फेस देने के बाद मोटर को भी फेस दे देंगे। यहाँ से हम न्यूट्रल देंगे, सीधे मोटर को न्यूट्रल दे देंगे। ये हमारा मोटर चालू हो गया, मोटर का काम खत्म। अब बात करते हैं कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट की, जिसको हम ओवरलोड की तरफ से हम जो है न्यूट्रल दे देते हैं। दूसरी तरफ हमारा 4 नंबर बचता है PCB पर, वहाँ से एक तार लेंगे जो कि हमारा थर्मोस्टेट से होता हुआ चला जाएगा हमारा रनिंग कैपेसिटर पर। अब रनिंग कैपेसिटर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो अगर हमारा रनिंग कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो उस रनिंग कैपेसिटर को निकालेंगे। वायरिंग को हम देख लें किस तरह से तार लगे हुए हैं। उसके बाद हम कैपेसिटर के पे पढ़ेंगे तो उसका MFD लिखी होती है।
MFD जो है वो कंडेंसर की कैपेसिटर की जो है हमारे पावर को बताती है कि कितने पावर का कैपेसिटर हमारा सिस्टम के अंदर लगा हुआ है। और सेम उतने ही पावर का कंडेंसर हम मार्केट से लेकर आ जाएंगे, कैपेसिटर लेकर आ जाएंगे और उसको विंडो एसी के अंदर लगाकर प्रॉपर चेक करके, अच्छी तरह से वायरिंग चेक करके हम सिस्टम को चालू कर देंगे। यहाँ पर हम ये भी चेक करेंगे कि सिस्टम के अंदर कितने एम्पियर पर चल रहा है। अगर उसका एम्पियर कम जा रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि हमारी उसकी गैस जो है, जो रेफ्रिजरेंट है वो कम है, हम उसको चार्ज भी कर सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट हमारा कंप्रेसर के पास में लगा हुआ होता है या फिर सक्शन लाइन की तरफ भी लगा हुआ होता है। हमेशा हम जो है वो गैस चार्ज जब करते हैं वो करते हैं हम सक्शन लाइन की तरफ से, यानी कि लो साइड की तरफ से। तो ये थी हमारी विंडो एसी की वायरिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक कि आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको कितने % हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और कितना आप सभी लोगों को सीखने के लिए मिला कि विंडो एसी की वायरिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब आपको ये भी बता दें कि विंडो एसी की वायरिंग करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम विंडो एसी की वायरिंग को कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से बने रहें।